NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2005 के अपन ने 25 प्रश्न सॉल्व किए थे। अब 25 प्रश्न के आगे यदि हम अपन चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए बच्चों, क्या कहना चाहता है, क्या अपन को इसका आंसर देना है। कक्षा में सभी बच्चों के लिए किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए माहौल किस प्रकार का होना चाहिए, वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए कक्षा का। क्या एकाकी माहौल होना चाहिए? नहीं, एकाकी माहौल तो हो ही नहीं सकता, तो क्रॉस हो गया। क्या समावेशी माहौल होना चाहिए? होना चाहिए। समावेशी की तो बात बार बार में की जा रही है इसके अंदर, तो इसको अभी अपन रखते हैं। क्या संघर्षशील माहौल होना चाहिए? नहीं। तो जब संघर्षशील माहौल नहीं है, एकाकी माहौल नहीं है, उपरोक्त तीनों नहीं हैं, तो फिर आंसर बच्चों क्या हो गया? समावेशी माहौल होना चाहिए। कक्षा का जो वातावरण है, कक्षा का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए? समावेशी माहौल होना चाहिए। समावेशी, विभिन्न कक्षाओं के बच्चे जब एक साथ मिलकर के शिक्षण कार्य करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? समावेशी कहेंगे। बहुत क्षमता वाले बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? समावेशी कहलाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें 27 और 27 को देखिए। बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? किस प्रकार के प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? रटे रटाए उत्तर वाले प्रश्न सही है क्या आंसर? नहीं है ना, तो फिर क्रॉस लगा दो। अपने शब्दों में जवाब देने वाले, यस। बच्चों को क्या होना चाहिए? अपने शब्दों में जवाब दें बच्चे। जब प्रश्न समझ में आ गया उन बच्चों के और नॉलेज है तो फिर अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, अपने शब्दों में जवाब देने वाला प्रश्न होना ही चाहिए। आगे भी पढ़ लें। बाहरी दुनिया को जोड़ने वाले प्रश्न होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक सिद्धांत यही कह रहा है कि बाहरी जीवन से जोड़ो बच्चों को। तो फिर आंसर क्या हो गया? 2 व 3 दोनों इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न पूछे हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? अपने शब्दों में जवाब देने वाले प्रश्न और बाहरी दुनिया को जोड़ने वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 28 वाले प्रश्न को पढ़िए, आंसर ढूंढिए। NCF 2005 में अवधारणाओं को आत्मसात करने का तरीका है। जो अवधारणाएं हैं उनको आत्मसात कैसे किया जा सकता है, उसका क्या तरीका हो सकता है? उन तरीकों को यदि हम देखें तो प्रश्न पूछना आत्मसात करने का एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अन्वेषण क्या आत्मसात करने का तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या वाद विवाद आत्मसात करने का तरीका नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जब तीनों हैं तो फिर आंसर क्या हो गया आपका? उपरोक्त तीनों। आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ हो गया उपरोक्त तीनों। ये तीनों तरीके होते हैं आत्मसात करने के अवधारणाओं को। क्वेश्चन नंबर 29, बार बार आ रही है इसकी बात, समावेशी की बात आ रही है, बार बार आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? बहुश्रेणीय कक्षा की स्थिति से तात्पर्य। बहुश्रेणीय कक्षा की स्थिति से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक अध्यापकों की कक्षा, विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के बच्चों की कक्षा, अलग अलग कक्षा के बच्चों की कक्षा, उपरोक्त तीनों। कौन सा आंसर होगा बताओ? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। अब उपरोक्त तीनों तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आंसर करेक्ट क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया अलग अलग कक्षा के बच्चों की बहुश्रेणी। अलग अलग श्रेणी यानी एक से अधिक, जैसे कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 6,
6, 7, 8 के बच्चों को मिला करके यदि हम शिक्षण कार्य की बात करें तो वो क्या कहलाएगी, बहुश्रेणी कक्षा कहलाती है। यानी अलग अलग कक्षा के बच्चों की कक्षा क्या कहलाती है, बहुश्रेणी कक्षा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक विषय की कितने सत्रों की इकाई योजना बनानी चाहिए। एक शिक्षक को अपने विषय की कितने सत्रों की इकाई योजना बनाई जानी चाहिए। तो उसमें एनसीएफ 2005 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 3-4 सत्रों की इकाई योजना उसे बनाई जानी चाहिए। यानी कम से कम 3-4 सत्र तो हों। इकाई के लिए अपन वैसे भी जानते हैं कि इकाई योजना कोई एक कालांश की योजना तो होती नहीं, 2 से अधिक कालांशों की होती है। और जब 2 से अधिक कालांशों की होती है तो यहाँ उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 3 से 4 सत्रों की हमारी क्या होनी चाहिए, इकाई योजना होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट, थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए पहले। विद्यार्थियों की ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास का मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए। बताइए, विद्यार्थियों की ज्ञान की जानकारी, समझ और दक्षता के विकास, 3 बातें हैं इसमें। एक तो ज्ञान की जानकारी का हमें पता लगाना है, तो समझ का पता लगाना है, और बच्चों में जो कौशल है, दक्षता का विकास है, उसका पता लगाना है। तो मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए। क्या इकाई के शिक्षण से पूर्व ही कर देना चाहिए, हमने पढ़ाया है नहीं और उससे पहले हम क्या बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर आंसर कैसे हो गया, नहीं हुआ। दूसरा देखें, इकाई के मध्य बीच में ही मूल्यांकन कर लें क्या, जब बात पूरी ही नहीं हुई हमारी तो बच्चों से आउटपुट कैसे मिलेगा, नहीं हो सकता। इकाई के शिक्षण के बाद, जब हमारी इकाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा विकल्प आंसर हो गया। इकाई के शिक्षण के बाद ही हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। 32 प्रश्न क्या कह रहा है, 32। पहले प्रश्न को पढ़ लें, फिर इसका अपन क्या कर लेंगे, उत्तर ढूंढ लेंगे। शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण किस तरह करें कि, शिक्षक जो पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं वो किस तरह करें कि, पहला बिंदु, बच्चे बताई गई विषय वस्तु का सिर्फ दोहरान करें। ये ध्यान देना ना, यहाँ पर जल्दीबाजी मत कर देना। अभी चौथा आपको 1 व 2 दोनों दिख रहे हैं, तो कहीं जल्दीबाजी में उत्तर करके आ जाओगे 1 और 2। सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, यानी इसके अलावा तो कुछ नहीं करे, सिर्फ आ रहा है, नहीं, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरा क्या करें, सीखी हुई विषय वस्तु को करके देखने का मौका मिले। यानी इस प्रकार की पाठ्य योजना, इस प्रकार की विषय वस्तु रखें कि बच्चे खुद करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ दूसरा वाला आंसर सही दिख रहा है। कुछ बच्चों को प्रश्न पूछने का, कुछ बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर दें। क्यों, बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चों को अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या। तो फिर ये आंसर कैसे हो सकता है। तो 2 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो फिर चौथा वाला भी नहीं होगा। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, सीखी हुई विषय वस्तु को, यानी पाठ्य योजना इस प्रकार से बनाएं शिक्षक कि सीखी हुई विषय वस्तु को करके देखने का मौका विद्यार्थी को मिलना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है बच्चों, 33 कह रहा है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पाठ्य योजना को किस स्तर का बनाया गया है। एनसीएफ 2005 किस स्तर के पाठ्य योजना की बात हमारे बीच में कर रहा है। क्या एक स्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होनी चाहिए हमारी पाठ्य योजना, 2 स्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होनी चाहिए हमारी पाठ्य योजना। एक स्तरीय कोई भी पाठ्य पुस्तक हो सकती है या 2 स्तरीय पाठ्य पुस्तक कोई भी हो सकती है,
पाठ योजना जो होनी चाहिए वो विषयक मुद्दों की योजना होनी चाहिए, विषय आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ आंसर पहला नहीं है बच्चों, दूसरा नहीं है, आंसर तीसरा होगा, तो चौथा भी नहीं हो सकता उपरोक्त तीनों में। हमारी पाठ योजना विषयक मुद्दों की योजना हो चाहिए, उस पर आधारित होनी चाहिए। थर्टी फोर क्या कह रहा है? कक्षा कक्ष में किन तकनीकियों में परस्पर आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए? कौन सी तकनीकियों में आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए? अभिभावकों का व्यवहार, गृह कार्य एवं मूल्यांकन। अभिभावक, यहाँ कक्षा कक्ष की तकनीक की बात कर रहे हैं, तो अभिभावकों का व्यवहार कैसे आ गया यहाँ पर? तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्रॉस लगा दीजिए। अध्यापकों का व्यवहार, प्रयुक्त सामग्री एवं मूल्यांकन। अध्यापकों का व्यवहार होना चाहिए। देखिए, कक्षा कक्ष में जो बातचीत आपसे की जा रही है, आंतरिक सामंजस्य की बात की जा रही है, तकनीकी की बात की जा रही है, तो अध्यापकों का व्यवहार मस्ट है। तो प्रयुक्त सामग्री भी होनी चाहिए, तो उधर मूल्यांकन भी होना चाहिए। भाई तीनों बातें यहाँ पर तो सही दिख रही हैं, जरा इसको तो टिक लगा लें। अपन अगला वाला पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों का व्यवहार, अधिगम रटना। ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है, रटना तो ठीक नहीं है। तो ये आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जरा चौथे वाले ऑप्शन की तरफ चलें अपन। एक बाबू दो दोनों, क्या ये एक और दो होंगे? जब पहले पर तो हमने पहले से क्या लगा लिया था, क्रॉस लगा लिया था ना अपन ने। इस पर तो हमने क्रॉस लगा ही दिया था, तो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड वाला आंसर हो गया। अध्यापकों का व्यवहार ये जरूरी है, प्रयुक्त सामग्री, जो वो सामग्री यूज़ में ले रहा है वो ज़रूरी है, और मूल्यांकन ज़रूरी है। तो इन तीन चीज़ों में आपस में क्या होना ज़रूरी है? सामंजस्य होना ज़रूरी है। तीसरा रटने के कारण नहीं हो रहा, और इधर अभिभावकों का व्यवहार के कारण नहीं हो रहा। करेक्ट आंसर सेकंड। अब ज़रा 35 का आंसर बता दीजिए मुझे। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बताता चला जा रहा हूँ, अब आप पढ़िए और आंसर निकालिए, ढूंढिए इसमें आंसर क्या है। ज्ञान की व्यापक कल्पना है, ज्ञान की संकुचित कल्पना नहीं पूछी जा रही है आपसे, व्यापक कल्पना पूछी जा रही है। और व्यापक कल्पना पूछी जा रही है तो ज़रा देखें पहला ऑप्शन पढ़कर, ज्ञान सृजन की प्रक्रियाओं में भाग लेना। बिल्कुल सही है, ज्ञान सृजन की प्रक्रियाओं में भाग लेना ही है। अर्थ ढूंढना, ये भी इसके अंदर है, व्यापक के अंदर। मानवीय कर्म में भागीदारी, ये भी होना चाहिए। तो ये तो तीनों ही आंसर हो रहे हैं, तीनों आंसर हो रहे हैं, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? उपरोक्त तीनों हो गया। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं जिनका आंसर क्या होता है? उपरोक्त तीनों। तो कहीं आपने पहले पर टिक लगा दिया कि हाँ पहला दिख रहा है, चलो लगा दो, नहीं, दूसरा भी पढ़ो, क्या पता दूसरा तीसरा और भी मिल जाए। तो यहाँ ज्ञान की व्यापक कल्पना, ये तीनों हैं इसके अंदर, विकल्प तीनों की तीनों सही हैं, इसलिए आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा है, इसलिए इसको पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, ज्ञान की व्यापक कल्पना हमें किस दिशा की ओर लेके जाती है? ज्ञान की जो व्यापक कल्पना है वो हमें किस और दिशा की ओर लेके जाती है? तो पहला ऑप्शन देखें अपन, ज्ञान का परीक्षण केवल परिमाण के अर्थों में ना करके सृजन की प्रक्रिया के नियमों के रूप में व्यवस्थापन, उपलब्धता एवं उपयोग के अर्थों में भी करता है। बिल्कुल सही बात है। ज़रा सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लें। पाठ्यचर्या में जितना ध्यान सीखने की विषय वस्तु पर दिया जाए उतना ही इस पर भी दिया जाए कि शिक्षार्थी पुनः सृजित ज्ञान से कैसे जुड़ते हैं, यह भी सही है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया क्या है, यह भी सही है। तो जब तीनों ही सही हैं तो फिर आंसर क्या हो गया यहाँ पर? फटाफट टिक लगा दीजिए आंसर पर, उपरोक्त तीनों। आंसर तीनों ही सही हैं इसके यहाँ पर। 37 क्या है?
बच्चों की बुनियादी क्षमताएं क्या हैं, बच्चों की जो बुनियादी क्षमताएं होती हैं वो क्या होती हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास में, देखें जरा पढ़ करके क्या उत्तर सही हो सकता है इसका। बोध का विकास क्या बुनियादी क्षमता नहीं है? है, बोध का विकास तो होना ही चाहिए, तो पहला आंसर भी सही है। जरा दूसरे को पढ़ें। मूल्यों संबंधी बृहत आधार तैयार करती है, बिल्कुल सही है। कौशल संबंधी बृहत आधार तैयार करती है, यह भी सही है। तो बोध, मूल्य और कौशल तीनों सही हैं इसके आंसर। तो फिर आंसर क्या हो गया बच्चों? उपरोक्त तीनों आंसर इसका सही हो गया। चौथा आंसर सही हो गया। 38 की ओर चलें। छोटा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आपके वातावरण से जोड़ने वाला प्रश्न है। बच्चे का अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है। प्राथमिक यानी सबसे पहले वाला संदर्भ होता है। बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, कहाँ संपर्क में आता है, कहाँ रहता है, इस बात को हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो किससे टिका हुआ है? प्राथमिक संदर्भ से टिका हुआ है। और जब प्राथमिक संदर्भ से टिका हुआ है तो ज़रा देखिए, बच्चे का समुदाय, यस। बच्चे का स्थानीय वातावरण, यस। तो ये बच्चा किसी ना किसी समुदाय में रहता है, केवल अकेले परिवार में नहीं रहता, वो समुदाय का भी एक पार्ट होता है। तो स्थानीय वातावरण भी उसके लिए उत्तरदायी है। क्या विद्यालय का वातावरण? विद्यालय में तो बाद में पहुंचता है, प्रारंभिक अवस्था तो बच्चे की कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो आंसर क्या हो गया? 1 व 2 दोनों। अब ऐसे प्रश्न परीक्षा में गलत है, बहुत छोटा सा प्रश्न, विकल्प भी छोटे दे रखे हैं, लेकिन जल्दीबाजी में हम क्या कर देते हैं, बच्चे का समुदाय ये ज़्यादा ठीक है या ये ज़्यादा ठीक है, ऐसे करके ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं, सीधा दे रखा है 1 व 2 दोनों। विद्यालय का वातावरण तो बाद में आता है, पहले ये दोनों वातावरण आते हैं बच्चे के, ये प्राथमिक संदर्भ कहलाता है। 38 के बाद 39 चलें। ये तो आ गया होगा उत्तर, ये तो आपके पास में उत्तर है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं इस प्रश्न का उत्तर। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर जो हमारा प्राइमरी लेवल है के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है? इनमें से बताइए किस विधि पर बल दिया गया? प्राथमिक स्तर है, छोटे बच्चे हैं, अन्वेषण विधि पर बल दे सकते हैं क्या? जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खेल विधि पर दे सकते हैं क्या? निगमन विधि पर दे? जब निगमन विधि पर तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते ना, और निगमन विधि पर नहीं दे सकते तो उपरोक्त तीनों पर भी नहीं हो सकता आंसर। अब रह गए 2, तो प्राथमिक में अब तो दिख रहा है आंसर सीधा सीधा सा। खेल विधि प्राथमिक स्तर किसके सुपुर्द कर देना चाहिए? खेल विधि के सुपुर्द कर देना चाहिए। खेल खेल के माध्यम से विद्यार्थियों क्या कराना चाहिए? सिखाना चाहिए। ना कोई कॉपी, ना कोई पेंसिल, ना कोई पेन, ये सब चीज़ उससे दूर। ये तनाव लाती है बच्चों के अंदर। खेल खेल में आनंद और आनंद में ही विकास है। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14। एनसीएफ 2005 में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत हैं। यहाँ जो है वो ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। तो अधिगम संबंधी सिद्धांत जरा देख लें, क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर 4 दे रखे हैं, उपरोक्त तीनों भी दे रखा है, तो ये उस बात को भी ध्यान में रखना है। विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निहित सुझाव को समझना, बिल्कुल सही है। ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत है भाई ये तो। विभिन्न अनुशासनों में डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है हमारी, संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निहित सुझाव को समझना, करेक्ट आंसर है पहला। जरा दूसरा को भी देखें। जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और तथ्यों की अस्थायी प्रकृति को समझना, यह भी सही है। कल्पनाशीलता का विकास और कल्पना एवं अतिकल्पना को सजीव रखना, यह भी सही है। मूर्तता की बात है यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त 3 हो जाएगा। किसका?
एनसीएफ 2005 में ज्ञान के अधिगम संबंधी जो सिद्धांत हैं वो बच्चों ये तीनों के तीनों सिद्धांत एनसीएफ 2005 के अंदर दिए हुए हैं। आंसर क्या हो गया? उपरोक्त तीनों हो गया। अब नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 41। बताओ इसका आंसर, बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न को पढ़िए, है छोटा सा। एनसीएफ 2000, ये तीसरे वाला जो तीसरा अध्याय है ना, 5 अध्याय थे उसमें तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है ये सब। पाठ्यचर्या के क्षेत्र है तीसरे वाले में, और पाठ्यचर्या के क्षेत्र में पहला भाषा है उसका क्षेत्र। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिर वो काम शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शांति के लिए, वो सारे क्षेत्र हैं इसके अंदर। तो पहले भाषा की बात की जा रही है आपसे। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण होना चाहिए। एक भाषा में होना चाहिए क्या? नहीं, एक भाषा की तो बात ही नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। द्विभाषा में होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए द्विभाषा में। दो भाषाओं की तो बात की जा रही है, एक घरेलू भाषा तो दूसरी अंग्रेजी को दूसरी भाषा कहा है, तो ये आंसर सही हो सकता है भाई। ज़रा देखें तीसरा, बहुभाषा, बहुभाषा तो और अच्छी बात है, तो यहाँ पर दूसरा भी होना चाहिए तीसरा भी होना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया? चौथा वाला हो गया कि बहुभाषा में भी होना चाहिए और द्विभाषा में भी होना चाहिए। यानी एक से अधिक भाषा, जब एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो द्विभाषा भी आती है और बहुभाषा भी आती है। छोटा सा प्रश्न था, यह भी छोटा ही प्रश्न है, बड़ा प्रश्न नहीं है। स्कूली शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? स्कूली शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन सी भाषा होनी चाहिए? बार बार कहा जा रहा है कि हमारा जो शिक्षण है वो मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा अच्छी तरीके से समझ सकता है। पहली भाषा मातृभाषा है बच्चे की, और जब पहली भाषा मातृभाषा है तो ख़ास तौर से जो माध्यम होना चाहिए पढ़ाने का वो उसकी क्षेत्र भाषा जो मातृभाषा है वो होना चाहिए। अब क्या उसको क्षेत्र भाषा को अपन हिंदी भाषा कहते हैं? क्या पूरे प्रांतों के अंदर हिंदी ही बोली जाती जो उसकी मातृभाषा हो जाएगी? जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है कि फटाफट से हिंदी दिख रही है कि हिंदी भाषी हैं तो ला भाई हिंदी करते हैं अपन, तो नहीं। क्या संस्कृत बोली जाती है? क्या अंग्रेजी बोली जाती है? ये तो तीनों सामान्य भाषाएं हो गई। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, और मातृभाषा को हम क्या कहते हैं? घरेलू भाषा, घर में बोली जाने वाली भाषा। इससे पढ़ाओगे तो बच्चा बहुत जल्दी समझ लेगा, और दूसरी भाषाओं से पढ़ाओगे तो बच्चा समझने में समस्या आती है उस बच्चे को। इसलिए ऐसी भाषा का उपयोग करिए जिससे बच्चे जल्दी से समझ में आए। आंसर क्या हो गया? घरेलू भाषा। अब आता है 43। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में 43 प्रश्न। 43 क्या कहता है? संविधान की किस धारा के तहत स्कूली शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए? देखिए पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर आ रहा है, स्कूली शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। पहले वाला जो प्रश्न अभी मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर भी यहाँ पर आ रहा है साथ के साथ आपके पास में। तो ज़रा बताइए किस धारा के तहत है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। 348 के? नहीं। 346 के हो सकता है क्या? नहीं। 349 के? नहीं। तो आंसर क्या है बच्चों? याद कर लीजिए, 350 के। पहला ऑप्शन है इसका आंसर सही है। 350 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में कि भाई जो बच्चों का शिक्षण होना चाहिए, बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल वाली शिक्षा, कॉलेज वाली नहीं, स्कूली शिक्षा जो होनी चाहिए वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। तो धारा 350 के। अब आता है 44। 44 के अंदर प्रश्न क्या और विकल्प क्या? एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर भाषा का शिक्षण चिंता का कारण किस विषय के अध्यापक होना चाहिए? अब देखो प्रश्न बहुत आसान है, कर दो टिक। क्या टिक लगाओगे? बताओ। भाषा अध्यापक। क्यों? सीधा सा दिख रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल स्तर पर भाषा का शिक्षण चिंता का कारण किस विषय के अध्यापक का होना चाहिए? भाषा के अध्यापक का।
नहीं, ये करके आगे तो गलत हो जाएगा। केवल भाषा की बात भाषा में ही नहीं है। क्या गणित में भाषा नहीं है? क्या विज्ञान में भाषा नहीं है? क्या सामाजिक में भाषा नहीं है? केवल कहते हैं, अपन कहते हैं तू जाने तेरा काम जाने, ऐसे कैसे भाई? ये तो सबका काम है, सबका काम। और जब सबका काम है तो चिंता का विषय भाषा अध्यापक का भी है, चिंता का विषय हमारे विज्ञान अध्यापक का भी है, और चिंता का विषय गणित अध्यापक का भी है। तो फिर आंसर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त तीनों होगा। भाषा मत करके आ जाना यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल एनसीएफ 2005 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूल स्तर पर भाषा का शिक्षण चिंता का कारण केवल भाषा अध्यापक नहीं है, भाषा अध्यापक भी है, विज्ञान अध्यापक भी है, गणित अध्यापक भी है, सामाजिक भी है। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, तो हमें आंसर तो उपरोक्त तीनों ही करके आना है यहाँ पर। तो ये आंसर हो गया इसका, उपरोक्त तीनों। अब 45 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपके लिए, पढ़ो एक बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ाई। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गणित बच्चों को पढ़ाई जा रही है, यह भी अध्याय 3 का ही है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र का ही प्रश्न है ये। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों पढ़ाई जा रही है गणित की शिक्षा? तो जरा अपन देखें। बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना, बिल्कुल अपन कहते हैं गणितीकरण होना चाहिए। जब गणित पढ़ाई जा रही है तो बच्चा हर चीज़ को गणित की दृष्टि से देखे, कोई भी चीज़ उसको तुरंत गणित जैसे ही पढ़ाया उसको वो चीज़ याद आनी चाहिए, घर का सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि अच्छा यहाँ पर भी गणित है, यहाँ पर भी गणित है, यहाँ पर भी गणित है। तो पहला सही, यहाँ इस बात को ध्यान में रख लो, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इस बात को। मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। उद्देश्य तो ये सारे हो सकते हैं और सारे हैं उद्देश्य, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो बच्चों पहले पर टिक लगाना है। बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, ये है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना है, और बच्चे के साधनों को विकसित करना यह भी है। लेकिन मुख्य पूछा जाए तो मुख्य कौन सा है? बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और संभवतः ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कि गणित का मतलब क्या है? गणित का मतलब है गणितीयकरण करना, हर चीज़ को गणित की दृष्टि से देखना, सोचना, समझना। तो फिर बच्चा गणित से भयभीत क्यों होगा? ये गणितीय दर्शन है, गणित का दर्शन है हमारा कि बच्चे भयभीत, गणित से भयभीत क्यों? जब हम बच्चा गणित को देख ही नहीं रहा है, बच्चा उस गणित को समझ ही नहीं रहा है, उस दृष्टिकोण से पा नहीं रहा है। तो आंसर ध्यान में लीजिएगा, मुख्य अंडरलाइन किया मैंने इसलिए क्योंकि अभी आने वाले प्रश्नों में भी आपको ये अंडरलाइन करूंगा कि कौन सी चीज़ पूछी जा रही है और कौन सा जवाब देना है। यहाँ मुख्य जब पूछा जाए तो बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, आंसर टिक लगाना है। तो जरा 46 की तरफ चलें। अब यहाँ पर आ गया सीमित लक्ष्य। यदि आपसे सीमित लक्ष्य पूछा जा रहा है तो पहले वाला आंसर बदलेगा। अब 45 क्वेश्चन का आंसर बदलेगा, गणितीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन हो गई। यहाँ पर सीमित लक्ष्य पूछा जा रहा है, वहाँ मुख्य लक्ष्य पूछा था, और सीमित लक्ष्य जब पूछा जा रहा है तो सीमित लक्ष्य का आंसर ध्यान रख लीजिएगा, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। क्या क्या लाभकारी क्षमताएं हो सकती हैं, उनका विकास करना एक सीमित लक्ष्य। जबकि व्यापक क्या होता है? व्यापक तो सब कुछ विकास होना चाहिए। तो सीमित लक्ष्य, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना, मुख्य लक्ष्य गणितीकरण करना। सीमित लक्ष्य में नहीं है ये, गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है, सीमित नहीं है, ये क्या है? मुख्य है। और अभी बच्चे के साधनों को विकसित करना, यह है भी लक्ष्य है। अगले वाले प्रश्न में आएगा ये कौन सा लक्ष्य है, वो जरा खोपड़ी लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि मुख्य लक्ष्य ये हो गया, और सीमित लक्ष्य ये हो गया।
अब जरा देखें ये वाला कौन सा लक्ष्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 47। आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या आ गया? स्कूली गणित का उच्च लक्ष्य क्या है? तो जरा बताओ ये कौन सा लक्ष्य था? बताओ। था ना सीमित लक्ष्य। जरा ये बता दो कौन सा था, अभी आ रहा था। आवाज आ रही है मुझे। मुख्य लक्ष्य याद हो रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चे को रोजगार देना, क्या ये उच्च लक्ष्य है? नहीं। फिर उच्च लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो बच्चे के साधनों को विकसित करना, ये क्या हो गया? उच्च लक्ष्य हो गया। तो तीनों लक्ष्य याद रख लीजिएगा। मुख्य लक्ष्य गणितीकरण की क्षमताओं का विकास, सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, और उच्च लक्ष्य क्या है कि बच्चे के साधनों को विकसित करना। बच्चे के जो साधन हैं उनको हमें क्या करना है? विकसित करना। ये क्या कहलाता है? स्कूली गणित का उच्च लक्ष्य कहलाता है। ये हो गए तीनों 45, 46 और 47। तीनों प्रश्न आपस में कनेक्ट हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, भ्रमित नहीं होना है। अब आता है 48। 47 से जुड़ा हुआ है। उच्च लक्ष्य, अभी उच्च लक्ष्य वाला प्रश्न आ रहा था। स्कूली गणित के उच्च लक्ष्य बच्चे के साधनों को विकसित करने से क्या तात्पर्य है? साधनों को विकसित करने, जो उच्च लक्ष्य है उसका साधनों को विकसित करने का, उससे तात्पर्य क्या है? जरा पहला ऑप्शन पढ़ें। गणितीय ढंग से सोच सकें व तर्क कर सकें। बिल्कुल सही बात है भाई, गणितीय ढंग से सोच सकना उसके लिए, और जो तर्क है वो कर सकें। यहाँ पर ठीक लग रहा है आंसर। चलो पहले पर टिक लगाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है? मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें। मान्यताएं जो चल रही हैं उनके तर्क होना चाहिए, उसके तार्किक परिणाम सामने आने चाहिए। यह भी बात ठीक लग रही है। जरा तीसरे को भी पढ़ लें। अमूर्त को समझ सकें, जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है उसको भी वो बालक समझ सके साधन को विकसित करने से। तो यहाँ आंसर तीसरा भी हो रहा है। तो फिर बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त तीनों हो गया। तो याद कर लो, उच्च लक्ष्य क्या है? साधनों को विकसित करना, और साधनों के विकसित करने से क्या तात्पर्य हमारा? गणितीय ढंग से सोच सकें व तर्क कर सकें। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सकें, और तीसरा अमूर्त को समझ सकें। ये तीनों क्या हैं? करेक्ट आंसर। इसलिए उपरोक्त तीनों। और अब आता है 49 प्रश्न है आपका। स्कूली गणित शिक्षा की समस्या है। स्कूली गणित शिक्षा की जो आज हमारे सामने समस्या है वो क्या समस्या है? बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। सही है या गलत है? यस, सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज हमारे सामने समस्या खड़ी है। बच्चे गणित से भयभीत हैं, बच्चे गणित नहीं पढ़ना चाहते हैं। परीक्षा परिणाम उठा कर देख लो, सबसे ज़्यादा बच्चे किस में फेल होते हैं? गणित में फेल होते हैं। तो ये सही है, गणित शिक्षा की समस्या है। दूसरा, पाठ्यचर्या प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई चुनौती नहीं देती। सबके लिए समान है, कोई से भी बालक हों सब पढ़ो उसको, कोई चुनौती नहीं है। जो प्रतिभाशाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड बच्चे हमारी क्लास में, उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। यह भी समस्या है। जरा तीसरे को पढ़ लें। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की भी कमी आज हम देख रहे हैं कि टीचर्स खुद कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं ला पा रहे हैं संभवतः कि जो ज्ञान बदल रहा है उस ज्ञान में वो खुद अपडेट नहीं है। इसलिए अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है।
और उनकी तैयारी की भी कमी है, वो पढ़ करके भी नहीं आते, तैयारी भी नहीं, रेफरेंसेस बुक्स बहुत सारी हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर, क्लास में कॉन्फिडेंस के जाएंगे। तो यह भी सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? आंसर यहाँ पर हो गया उपरोक्त तीनों। जब आंसर तीनों सही हैं तो आंसर फिर क्या हो गया? उपरोक्त तीनों। और अब आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखें। स्कूली गणित का दर्शन है, ये बिल्कुल एनसीएफ 2005 के तीसरे अध्याय के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे गणित से डरे नहीं, उसका क्या लें? आनंद उठाएं। मज़ा आता है जब गणितीय पहेलियों को सॉल्व करते हैं, आनंद आता है, कब समय निकल गया पता नहीं लगता। एक बार 2 सवाल हो गए तो बच्चा तीसरे सवाल को भी करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये आंसर ठीक है बिल्कुल स्कूली गणित का दर्शन। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, बिल्कुल यह भी सही है भाई। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं, क्लास में समस्याएं प्रश्न आने चाहिए, सार्थक समस्याएं उठाएं और खुद भी हल करने का क्या करें? प्रयास करें और उन्हें हल करें। तो ये तीसरा भी सही है भाई। जब तीनों सही हैं तो आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया आपका उपरोक्त तीनों। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो यहाँ आंसर क्या हो गया बच्चों? उपरोक्त तीनों आंसर हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 50, स्कूली गणित का दर्शन है। तो ये सारे बिंदु क्या हैं? स्कूली दर्शन के हैं। मैंने 25 प्रश्न एक बार किए, फिर 26 से लेकर के 50 दूसरे चरण में बताए। यदि आप इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर, और अपन जानते हैं कि बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है, एक एक प्रश्न तुम्हारा सिलेक्शन कराता है। यदि एक प्रश्न गलत हो गया, इनमें से प्रश्न आया और गलत हो गया, तो आप मेरिट से क्या हो जाओगे? पीछे चले जाओगे। लेकिन तुम्हें तो मेरिट के अंदर जाना, और मेरिट के अंदर ही नहीं जाना है, इस प्रकार की मेरिट अपनी लेकर आनी है कि देखो मेरा लक्ष्य स्पष्ट है आपके लिए। मेरा लक्ष्य आपके लिए है कि जिस विद्यालय में आप पढ़कर आए हैं उसी विद्यालय में आपको जाना है पढ़ाने के लिए। और जब आप उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाओगे तो फिर देखना आपका आनंद, आपको आनंद ही आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा देखो मैं यहाँ बैठता था, इस क्लास के इस कोने में बैठता था, मैं यहाँ पर ये खेलता था, यहाँ गुरुजी ऐसे बैठते थे, ये करते, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो फिर देखिए कितना आनंद आता है। तो मेरा लक्ष्य आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है, उस लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने उन प्रश्नों को आपको कराया है, इसलिए इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से आत्मसात कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।